हे गाइस व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देखें मेरे चैनल वर्ल्ड रिएक्शंस को। तो फ्रांस की क्या लेवल है सिक्योरिटी की। एक टाइम पे हम लोग के जो कोलकाता में नोबेल प्राइज़ चोरी हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर का, उसको लेके मीम्स वगैरह बहुत कुछ बन रहे थे। बट दुनिया कोई परफेक्ट चीज़ नहीं है। वो लोग अपने नेपोलियन और नेपोलियन की पत्नी की जो क्राउन है वो भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाए हैं। तो ये है फ्रांस की सिक्योरिटी की लेवल आजकल। तो यहाँ की लेवल, यहाँ की स्टैंडर्ड क्या है। एक दिखने को मिल रहा है कि चाइना और एशिया में जो है एक पावर, टेक्नोलॉजिकल पावर जो है वो राइज हो रहा है, जबकि फ्रांस में और वेस्ट और यूरोप में जो है वो डिक्लाइन पे है। उनके जो सो कॉल्ड बैकडेटेड टेक्नोलॉजी है वो आजकल नॉर्मल चोर चकारी जो है, चोर जो है वो भी क्रैक कर ले रहे हैं, और वो भी वो डॉज करके इतने वैल्यूएबल चीज़ें म्यूजियम से चुरा ले रहे हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे कि फ्रांस ने जब से इमिग्रेंट्स को अलाउ किया है तब से ये सब हो रहे हैं, वरना गोरे तो इतना डेवलप्ड है वगैरह वगैरह। लेकिन कर्म बोलते हैं ना, वो कर्मा का जो रिजल्ट है वो किसी ना किसी तरीके से बूमेरंग होके मिलता ही है। इन्होंने दूसरे देशों को लूट के, जो भी हो, फ्रांस चाहे पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकली हमारी अलाय हो इस टाइम, वो दूसरी बात है, लेकिन अगर हिस्ट्री में झांक के देखें तो ये भी एक कॉलोनियल पावर था, ब्रिटिश जैसा ही। और इंडिया में भी इन्होंने राज किया और बहुत सारे अफ्रीका में बहुत ज़्यादा बदसलूकी की अफ्रीकन लोगों के साथ। तो इन्होंने जो उनके उनके वेल्थ को लूट के अपने देश को स्टेबलाइज, लॉज एंड रेगुलेशंस कब होते हैं, जब एक देश में इकोनॉमी सही से चल रही है, तभी जाके लॉज रेगुलेशंस जो है ठीक तरीके से चल पाता है। अगर उनकी इकोनॉमिक हालत अफ्रीका जैसी होती तो ये लोग जो हिपीज़ जैसे जीते थे वेस्टर्न लोग पहले के ज़माने में, उस टाइप का ही इनकी लाइफस्टाइल होती थी। ये लोग जो आजकल बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं, खुद की तारीफ खुद करते हैं, वो इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जो कॉलोनियल देश है, बहुत सारे कॉलोनियल देशों से वहाँ से वेल्थ लूट के अपनी फॉर्चून बनाई है। तो आज जो है वो घूम के आ रहा है। जिस तरीके से इन्होंने जाके दूसरे देशों को इन्वेट किया था, वहाँ से वेल्थ लूटा था, तो आज वही बूमेरंग होके इमिग्रेंट्स जो देश है, जहाँ पे मिडिल ईस्ट वगैरह जो वेस्टर्न पावर्स ने डिस्टेबलाइज किया है, आज वही डिस्टेबलाइजेशन का जो नतीजा है उनको भुगतना पड़ रहा है। तो कर्मा से आप भाग नहीं सकते। तो आज जो वीडियो है उसी का नज़ारा है। और कमेंट सेक्शन में जम के जो है फ्रेंच लोगों ने, आपको फ्रेंच ह्यूमर दिखेगा, फ्रेंच लोगों ने भी अपने प्रशासन को जो है जम के ली है उनकी, और बहुत रोस्ट किया है। तो कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी मज़ा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये वीडियो कुछ ही दिन पहले YouTube पर अपलोड हुआ था और इस वीडियो का टाइटल था रेड लाइन लूवर द हीस्ट ऑफ द सेंचुरी। There's something wrong in there. Le musée du Louvre इस रविवार द लूव्र म्यूजियम ने अभी अपने दरवाजे खोले ही थे कि सभी की हैरानी के बीच सिक्योरिटी गार्ड्स ने विजिटर्स को बाहर निकलने का आदेश दिया। Il est 9h30. समय था सुबह 9:30। कुछ ही मिनटों में पिरामिड खाली हो गया। There's something wrong in there. We are not sure that the museum will be open after that. Please don't lose your time. Just go home and get a refund from the website. Cambriolage. लगभग 1.5 घंटे पहले एक सेंसेशनल चोरी हुई जिसका निशाना बना दुनिया का सबसे अधिक देखा जाने वाला आर्ट म्यूजियम, द लूव्र म्यूजियम। Stupeur. हैरानी की बात है कि 1998 के बाद पहली बार इस दंतकथाओं से भरे लेजेंडरी म्यूजियम को 4 लोगों के एक गिरोह ने लूटा है, जो अब फरार हैं। आखिर लॉवर जैसी किले को कैसे भेदा जा सकता है? गैलरी के अंदर क्या हुआ? डकैती का पैमाना कितना बड़ा है? Une charge se gare sur le... सुबह 9:30 पर एक ट्रक लॉवर की पिछली दीवार के फुटपाथ पर आकर रुकता है। एक सीढ़ी की मदद से 2 व्यक्ति उस खिड़की से म्यूजियम के भीतर प्रवेश करते हैं। फिर वे सीधे प्रसिद्ध गैलरी ऑफ अपोलो की ओर दौड़ पड़ते हैं। म्यूजियम का वही हिस्सा जहां से एक डच टूरिस्ट कुछ ही पल पहले गुजरा था जब चोर वहां घुस पड़े। néerlandais vient tout juste de l'emprunter quand les cambrioleurs s'y engouffrent. Nous sommes sortis de la pièce de Mona Lisa. हम अभी मोनालिसा वाले कक्ष से निकले थे और गैलरी ऑफ अपोलो की ओर जा रहे थे। वहां सुरक्षा कर्मी मौजूद थे जिन्होंने हमें दौड़ने और जल्दी निकलने का आदेश दिया। उन्होंने अभी एक बड़ा पर्दा गिराया है, इसलिए हम ज्यादा कुछ देख नहीं पाए, लेकिन हमें तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। Je ne savais pas encore à ce moment-là. À ce moment-là, उसी समय पीटर और निकाले जा रहे विजिटर्स से कुछ ही मीटर की दूरी पर
एक अजीब और अविश्वसनीय दृश्य घटित हो रहा था। हमें यह असाधारण वीडियो मिला जिसे एक गवाह ने रिकॉर्ड किया था, जो मौके पर मौजूद था लेकिन गुमनाम रहना चाहता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अपराधियों में से एक पीली जैकेट पहने हुए एक खाली कमरे में कांच की खिड़की को आरी से काट रहा है और कोई भी सुरक्षा कर्मी हस्तक्षेप नहीं कर रहा। Sécurité n'interviennent. En 7 minutes top chrono. एक शोकेस तोड़ते हुए शायद उनके मन में आया होगा, वाह, सिर्फ 7 मिनटों में अपराधियों ने सारा माल समेट लिया और उसी खिड़की से नीचे सड़क की ओर भाग निकले। वहां नीचे 2 आदमी टी-मैक्स स्कूटर पर उनका इंतजार कर रहे थे ताकि वे सड़क के दूसरी ओर से तेजी से भाग सकें। Mais les enquêteurs ont une première bonne surprise. उस समय चोरी हुई वस्तुओं का मूल्य और प्रकृति अभी तक ज्ञात नहीं थी, लेकिन जांचकर्ताओं को जल्द ही पहली अच्छी खबर मिली, क्योंकि वहां पहुंचते ही उन्हें वहां couronne d'Eugénie, l'impératrice, les... चुराए गए गहनों में, और वह कोई साधारण गहना नहीं था, नेपोलियन थर्ड की पत्नी महारानी यूजनी का ताज शामिल था। यह स्पष्ट रूप से उन वस्तुओं में से एक था जिन्हें आज सुबह चोरों ने निशाना बनाया था और जो उनके माल का हिस्सा थी, लेकिन चोरी के दौरान इसे वहीं छोड़ दिया गया, यूं कहें कि गिर गया और बाद में बरामद कर लिया गया। La couronne d'Eugénie, épouse... इसे ठीक ठीक खोज भी नहीं कहा जा सकता। हमें बस यह एहसास हुआ कि वह वस्तु जमीन पर पड़ी हुई थी। नेपोलियन थर्ड की पत्नी महारानी यूजनी का ताज फ्रांस की ऐतिहासिक धरोहर के अनमोल गहनों में से एक है। यह 1988 से गैलरी ऑफ अपोलो के सेंटर में ससम्मान प्रदर्शित है। Une couronne retrouvée. फ्रांस को निशाना बनाया गया, सीधे फ्रांस पर हमला। एक ताज बरामद हुआ जो चोरों द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया था, और यह 9 चुराए गए वस्तुओं में से एक है, जिनमें ताज, कान के झुमके और एक हार शामिल हैं, जिन्हें लॉवर ने हाल ही में इस वीडियो में शोकेस किया था। Il y a 2 bijoux, c'est un collier. 2 गहने हैं, एक हार और एक कान का झुमका, जो मैरी लुइस ब्रोच कलेक्शन का हिस्सा है। फिर एक ब्रोच है जिसे रिलिक्वरी कहा जाता है, एक जिसे कॉर्सेस नॉट कहते हैं, एक डाइडम, और अंत में वह ताज जिसे मैंने पहले बताया था। La couronne que j'évoquais. Comment les 4 malfaiteurs... 4 अपराधियों ने इतनी आसानी से लॉवर की इन लीजेंडरी कॉरिडोर्स में प्रवेश कैसे किया? जांचकर्ताओं को इसका एक सुराग सर्विस एलिवेटर के तल पर मिला। Toute la journée, पूरे दिन इन्वेस्टिगेटर्स ने सर्वेलेंस कैमरों का विश्लेषण किया और अपराधियों द्वारा छोड़े गए विभिन्न सुरागों को बारीकी से देखा। फिर भी ये 4 लोग अब तक फरार हैं। pourtant toujours en fuite à l'heure actuelle. Le cambriolage était peut-être express. चोरी शायद जल्दी की गई थी, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट नहीं थी, क्योंकि भागते समय चोरों ने इन्वेस्टिगेटर्स के लिए कई सुराग छोड़ दिए। लॉवर के पास 2 कटिंग टूल्स मिले, कुछ ही मीटर की दूरी पर एक ग्लोव। क्या यह उनका था? एक ब्लो टॉर्च, एक कंबल, एक वॉकी टॉकी, ये सभी वस्तुएं शायद डीएनए कंजर्व रखती हों। पेट्रोल भी मिला। क्या इसका इस्तेमाल बालकनी तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किए गए सर्विस एलिवेटर को जलाने के लिए किया जाना था? वहां छोड़ा गया वाहन पहले ही इन्वेस्टिगेटर्स द्वारा बारीकी से जांचा जा चुका है। इसकी नंबर प्लेट अपराधियों तक पहुंचने में मदद कर सकती है। कानून व्यवस्था की टीम उनके प्रोफाइल को तैयार करने की कोशिश कर रही है, और एक डिटेल ने पहले ही उनका ध्यान खींचा है। Il les interpelle. पेरिस शहर में खासकर लूव्र म्यूजियम के आसपास कैमरों का एक बहुत घना नेटवर्क है, जैसा आप आसानी से कल्पना कर सकते हैं। तो इसका मतलब पूरा क्षेत्र निगरानी में है। और लॉवर के चारों ओर भी कैमरे लगे हैं। Utilisé pour suivre notamment le trajet de fuite des malfrats. कैमरों का उपयोग मुख्य रूप से अपराधियों के भागने के मार्ग का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। उनकी एक पीली जैकेट पोंट दे सुली ब्रिज पर मिली है। फिलहाल उनके स्कूटरों का कोई पता नहीं चला है। क्या जांचकर्ताओं ने उनका सुराग खो दिया है, या वे उन्हें पकड़ने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं? यह जांच अब नेशनल प्रायोरिटी बन चुकी है। लगभग 60 इन्वेस्टिगेटर्स को विशेष रूप से इस मामले में लगाया गया है। पुलिस ने इंटरनेशनल मदद भी मांगी है। Une aide internationale. Une réunion sur la sécurité du musée est convoquée en urgence. फ्रांस के इतिहास के ये कीमती गहने मात्र 7 मिनट में कैसे गायब हो गए? सुबह 9:34 पर
चोरों ने एक कटिंग मशीन की मदद से खिड़की तोड़ दी। उस खिड़की का अलार्म बजा था, ये जांच बताएगी। क्या सुरक्षा को लोहे की सलाखों जैसे उपायों से मजबूत किया जा सकता है? यह असंभव है, क्योंकि ऐसा करने से इमारत को नुकसान पहुंचेगा और लूव्र को हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के रूप में संरक्षित किया गया है। Louvre est protégé au titre. Les bijoux volés au Louvre pourraient-ils réapparaître? क्या लूवर से चोरी हुए गहने दोबारा सामने आ सकते हैं? ऐसा पहले भी हो चुका है। साल 2008 में पेरिस के प्रसिद्ध जौहरी हैरी विंस्टन के यहाँ एक शानदार रॉबरी हुई थी, जिसकी कीमत 8 मिलियन यूरो आंकी गई। लेकिन एक महीने बाद पुलिस ने खुद को खरीदार बनाकर पेश किया और 16 गहनों को बरामद कर लिया, जो साधारण प्लास्टिक के फ्रीजर बैग में छिपाए गए थे। कभी कभी सौभाग्यपूर्ण नतीजा नेगोशिएशन से भी निकल आता है, अपराधियों, बीमा कंपनी या सीधे म्यूजियम के बीच। ये एक तरह की फिरौती की मांग होती है, जो यूरोप में पहले भी देखी जा चुकी है। Qui s'est déjà vu en Europe. सबसे अच्छा समाधान यही होगा कि चोर उन गहनों को वापस खरीदने में सबसे अधिक रुचि रखने वाले पक्ष से संपर्क करें, और वह है फ्रेंच गवर्नमेंट। सबसे पहले साम्दू मार्क्विस ने लिखा है कि नहीं, सदी की सबसे बड़ी लूट तो वो 211 बिलियन यूरो टैक्स है जो मानू बड़ी कंपनियों को देता है और जो अंत में बिना किसी मुआवजे के अल्ट्रा रिच के खातों में पहुंच जाता है। उसके बाद थाइलाओ 5755 ने लिखा है कि गार्ड्स ने बहुत अच्छा प्रतिक्रिया दी। उन्होंने चोरों को परेशान न करने के लिए विजिटर्स को तुरंत बाहर निकाल दिया। वे इसके लिए ट्रेंड हैं और उन्हें हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया गया था। दिस स्टोरी स्टिंग्स टू द टॉप। उसके बाद जेरोमी हियरोस ने लिखा है कि ओल्ड विंडोज, बिना बैर, बिना अलार्म, जो हर जगह खुला रास्ता देती है, ये शर्मनाक है, बेचार देश। उसके बाद पास्कल P5272 ने लिखा है कि नहीं, ये सदी की सबसे बड़ी चोरी नहीं है। वे खिड़की खोलकर अंदर आए, खुद की मदद की और फिर निकल गए। बल्कि ये कहना ज्यादा सही होगा कि फ्रांस सदी की सबसे बड़ी शर्म बन गया है। उसके बाद फाबियन ड्यूरियज ने लिखा है कि लूव्र की चोरी फ्रांस की सिक्योरिटी पॉलिसी के ही बराबर है। उसके बाद ला पोर्टेडेस जार्डेंस ने लिखा है कि साफ तौर पर मैक्रो और उसकी ग्रुप के साथ हमारे यहाँ कभी चर्च जलते हैं तो कभी शाही गहने गायब हो जाते हैं। अ शेम इन्फ्लिक्टेड ऑन फ्रांस एवरी डे। उसके बाद शिनड्यू ने लिखा है कि इस लूट से तो उनके पास किसी बोनापार्ट से टक्कर लेने लायक धन हो गया है। उसके बाद फ्लो ने लिखा है कि ये खबर तो पूरी दुनिया में घूमने वाली है कि फ्रांस दुनिया का मजाक बन गया है। उसके बाद फाल्बा लॉर्ड ने लिखा है कि एक ऐसी सरकार जो टैक्स लगाना तो जानती है लेकिन अपने लोगों और उनकी संपत्ति की रक्षा करना नहीं जानती। राष्ट्रपति, मंत्री और हमारे देश के अन्य नेता, आप लोग फ्रांस के लिए शर्म की बात है। उसके बाद क्लेमेंट ने लिखा है कि मुझे लगभग अफसोस हो रहा है कि मैंने यह नहीं किया। अगर मुझे पता होता कि यह इतना आसान था। जब आप लिडल जाते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड हर जगह आपका पीछा करते हैं, पर यहाँ तो सब कुछ खुलेआम है। उसके बाद जीन काल ने लिखा है कि मैक्रो सच में फ्रांस का कब्र खोदने वाला बन गया है। उसके बाद फाइलो ने लिखा है कि म्यूजियम डायरेक्टर फायर, कल्चर मिनिस्टर फायर्ड, अब और ढिलाई नहीं चलेगी। उसके बाद माइकल ने लिखा है कि वर्दी ऑफ द फैंटोमास सीरीज, बेचारा फ्रांस। उसके बाद सेंटिलान पस्कले ने लिखा है कि शर्म की बात है वो उसकी रक्षा भी नहीं कर पाए। एंड मैक्रोन तो युद्ध पर जाना चाहता है, किसके साथ? टिन सोल्जर्स के साथ। उसके बाद मोन्टैन ने लिखा है कि फ्रांस पूरी तरह केओस में है। उसके बाद मोका ने लिखा है कि फ्रांस के गहनों की इतनी आसानी से चोरी माइंड ब्लोइंग। उसके बाद चॉकमैंडैक्स ने लिखा है कि और कोई भी चोरों को बधाई नहीं दे रहा, जबकि ये तो किसी फिल्म के लायक शानदार स्टंट था, इन्हें प्रणाम। उसके बाद डोमिनिके गोगलियो ने लिखा है कि एक सिक्योरिटी सर्विस जो किसी काम की नहीं। उसके बाद अनास्तासिया ने लिखा है कि मैसेज बिल्कुल साफ है, फ्रेंच हेरिटेज गायब हो चुकी है, इसे ज्यादा साफ क्या हो सकता है। उसके बाद वाइबिराई ने लिखा है कि फ्रांस पूरी तरह पतन की ओर जा रहा है। ये सचमुच चिंताजनक है कि सब कुछ एक साथ बिखर रहा है। इस अपराध और लापरवाही के स्वर्ग में अब हमें कुछ भी बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद एक्सट्रीम विजन ने लिखा है कि मिनिस्टर ऑफ कल्चर को इस्तीफा देना चाहिए, विदेशों में उनकी छवि बेहद डिप्लोरेबल है। उसके बाद सेंट जॉन ने लिखा है कि अजीब बात है, खिड़कियों पर कोई अलार्म नहीं और न ही फिल्मों जैसी सुरक्षा। ऊपर से एक ट्रक खिड़की के पास सीढ़ी लगाकर खड़ा हो जाता है और किसी को कुछ भी नहीं लगता। उसके बाद गेमर डेथ स्टूडियोज ने लिखा है कि बकवास करना बंद करो। उन्होंने जानबूझकर फ्रेंच हेरिटेज को निशाना नहीं बनाया। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि वो जीन जैक का ब्रोच था, उन्हें तो उस पर लगी कीमती ज्वेलरी में दिलचस्पी थी। अब तक तो मुझे ये जानकर भी हैरानी नहीं होगी अगर उसका सेटिंग पहले ही निकाल लिया गया हो। उसके बाद पेड्रो ने लिखा है कि अगर सिक्योरिटी गार्ड चोरी को देखकर भी हस्तक्षेप नहीं करते तो फिर उन्हें सैलरी किस बात की दी जाती है। उसके बाद एनसीओ 0117 ने लिखा है कि देश की रक्षा करने से बेहतर है हमारे अरबपतियों को मोटा करना, थैंक्स टू द बजट। उसके बाद एग्नेस रेकल ने लिखा है कि फिर भी यह सब बहुत अजीब है, हमारे इंडस्ट्रियल ज्वेलरी बिक चुके,
हमारी वर्ल्ड फेमस कल्चरल हेरिटेज, हमला, आगजनी, लूटपाट, नॉट्रे डाम, लूवर, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, लिमोजेस पोर्सेलिन, हमारे चर्चेस, ये सब मैक्रो के शासन में, जो हमें कहते हैं कि फ्रेंच कल्चर जैसी कोई चीज नहीं है। मेरे विचार में हम ये गहने दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। क्या ये सब किसी आदेश के तहत कतर या सऊदी अरब जा रहा है, मैक्रो की आशीर्वाद के साथ और सुरक्षा एजेंटों की कल्यूशन से, जिन्होंने सारी सटीक जानकारी दी? ये सब वाकई पागलपन है। हमारे देश की तबाही, अजीब परिस्थितियों में जिनका कभी समाधान नहीं हुआ, और ये सब मैक्रो के शासन में, जो न फ्रांस से प्यार करते हैं न उसके लोगों से। क्या ये सब इसलिए हो रहा है ताकि फ्रांस का कर्ज उसके लेनदारों को चुकाया जा सके? कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट मैं तो बस सोच रहा हूं, ये सब कुछ बहुत बूढ़ा लगता है। उसके बाद लागो मॉर्फी ने लिखा है कि सदी की सबसे बड़ी लूट तो वो 210 अरब यूरो है, जो 2017 से हर साल कंपनियों को दिए जा रहे हैं ताकि अल्ट्रा रिच लोगों की जेबें भरी जा सकें। उसके बाद झिंगो ने लिखा है कि हम इतने टैक्स जो भरते हैं, उससे क्या हम झटके से न टूटने वाली खिड़कियां नहीं लगा सकते, या कोई ज्यादा मॉडर्न सिक्योरिटी सिस्टम? जैसे कि वीडियो में हम लोगों ने देखा, पेरिस स्थित लूव्र म्यूजियम में हुई सदी की सबसे बड़ी चोरी एक प्लान्ड और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से संपन्न अपराध था, जिसने दुनिया भर के सुरक्षा विशेषज्ञों को चौंका दिया। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में यह सामने आया कि चोरों ने म्यूजियम की सिक्योरिटी सिस्टम का महीनों तक स्टडी किया और इंटरनल स्टाफ्स की गतिविधियों पर नजर रखी। चोरी की रात उन्होंने म्यूजियम की मेन सिक्योरिटी सर्वर सिस्टम को हैक कर अस्थायी रूप से सर्वेलेंस कैमरास और अलार्म सिस्टम को इनएक्टिव कर दिया। इसके बाद उन्होंने म्यूजियम की अंडरग्राउंड इमरजेंसी टनल का उपयोग किया, जो पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाई गई थी और अब शायद ही कभी इस्तेमाल होती है। इस रास्ते से प्रवेश करने के बाद अपराधियों ने सटीक लेजर कट उपकरणों से सुरक्षा ग्लास को बिना आवाज किए काटा और कुछ ही मिनटों में करोड़ों यूरो मूल्य की दुर्लभ आर्टिफैक्ट्स निकाल ली। चोरी के बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग और जीपीएस सिग्नल्स को कंफ्यूज करने के लिए सिग्नल जैमर और डिजिटल क्लोनिंग तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे पुलिस को तत्काल कोई संकेत नहीं मिला। यह भी संदेह जताया जा रहा है कि किसी इनसाइडर की सहायता या जानकारी के बिना इतनी सटीक कार्रवाई संभव नहीं थी। घटनास्थल पर छोड़े गए क्लूज से पता चलता है कि अपराधियों ने अत्यधिक पेशेवर ढंग से काम किया, जैसे वे किसी मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हों। इस चोरी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स अब आधुनिक अपराध तकनीकों के सामने अपर्याप्त हैं। फ्रेंच इंटेलिजेंस अब अंतरराष्ट्रीय अपराध नेटवर्कों से संभावित संबंधों की जांच कर रहा है, क्योंकि चोरी की गई आर्टिफैक्ट्स पॉसिबली ब्लैक मार्केट या निजी कलेक्टरों तक पहुंचाई जा चुकी हैं। यह घटना फ्रांस की सुरक्षा और कल्चरल प्रेस्टीज दोनों के लिए एक गहरा झटका साबित हुई है। हाल ही में हुई सदी की सबसे बड़ी चोरी ने फ्रांस की सिक्योरिटी सिस्टम की पोल खोल दी है और देश के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पर गहरा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ये घटना न केवल फ्रेंच कल्चरल हेरिटेज पर हमला है, बल्कि यह फ्रांस की मौजूदा सिक्योरिटी सिस्टम की विफलता का प्रतीक भी बन गई है। फ्रांस लंबे समय से इंटरनल इंस्टेबिलिटी, राइजिंग क्राइम, माइग्रेंट क्राइसिस और पॉलिटिकल डिवीजन जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है, जिनके कारण एडमिनिस्ट्रेटिव अटेंशन बिखरा हुआ है। लूवर जैसी ऐतिहासिक और अंतर्राष्ट्रीय पहचान वाली संस्था में इस स्तर की बर्गलरी का मतलब है कि सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी, टेक्निकल मॉनिटरिंग सिस्टम की लापरवाही और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के प्रति उदासीनता गहरी हो चुकी है। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो की सरकार को अब केवल घटना की निंदा करने के बजाय कठोर और लॉन्ग टर्म स्टेप्स उठाने होंगे। सबसे पहले देश की इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज में डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम को पुनर्गठित कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनिटरिंग लागू करनी चाहिए, जिससे म्यूजियम, नेशनल हेरिटेज साइट्स और अन्य संवेदनशील संस्थानों की रियल टाइम निगरानी संभव हो सके। दूसरा, फ्रांसीसी पुलिस फोर्स को ट्रेनिंग, मनोवैज्ञानिक स्थिरता और तकनीकी उपकरणों की सुविधा देकर सशक्त करना आवश्यक है। तीसरा, फ्रांस में बढ़ते सोशल डिसकॉन्टेंट और प्रोटेस्ट्स को शांत करने के लिए सरकार को लोगों के बीच भरोसा बहाल करना होगा, क्योंकि जब शासन व्यवस्था जनता से कट जाती है तो सुरक्षा ढांचा भी कमजोर पड़ जाता है। चौथा, सुरक्षा नीतियों में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को सीमित करते हुए एक स्वतंत्र नेशनल हेरिटेज प्रोटेक्शन एजेंसी की स्थापना की जानी चाहिए, जो केवल सांस्कृतिक संपदाओं की रक्षा के लिए कार्य करे। साथ ही पड़ोसी यूरोपीय देशों के साथ साइबर और सीमा पार अपराध रोकथाम के लिए सहयोग बढ़ाना भी आवश्यक है, क्योंकि ऐसे अपराध अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े होते हैं। मैक्रोन सरकार को अब प्रतीकात्मक सुधारों की बजाय वास्तविक और परिणामोन्मुखी सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, ताकि फ्रांस की पहचान, उसकी आर्ट, कल्चर और हेरिटेज दोबारा सुरक्षित महसूस कर सके। लूव्र की यह चोरी केवल एक आर्ट वर्क की नहीं, बल्कि फ्रांस की साख की चोरी है, और यदि अभी निर्णायक कदम नहीं उठाए गए तो यह संकट पूरे यूरोप की सांस्कृतिक सुरक्षा पर भी गहरा असर डाल सकता है। आज के लिए बस इतना ही। वी विल रिटर्न बैक विद न्यू वीडियो। टिल देन, गुड बाय।